ओके। आई होप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। सबको क्लियर आ रही है आवाज़। चलिए, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि कभी भी जो रियल घटनाएं होती हैं, जो रियल इंसिडेंट्स होते हैं, उसमें हम सेक्शंस को कैसे अटैच करते हैं। जो कोई पर्टिकुलर घटना होती है उसमें हम रियली सेक्शंस को कैसे अटैच करते हैं। और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ये हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कॉन्टेक्स्ट में। यानी जो सो कॉल्ड हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम या पुराना वाला जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट है, यानी ये इंडियन एविडेंस एक्ट था कहना चाहिए 1872 वाला। उसके कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे किस तरीके से ऐड ऑन करते हैं। और उसके लिए मैं बहुत ही बड़ा एक फेमस लैंडमार्क जजमेंट ले रहा हूँ, जो कि पहले बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन इंटरव्यू में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पटना हाई कोर्ट का डिसाइडेड एक केस है, जो बाद में प्रीवी काउंसिल में जाकर के अपील में गया और वहाँ पर डिसाइड हुआ प्रीवी काउंसिल से। उस केस का हम जिक्र करने वाले हैं हम लोग। और बहुत ही बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है। और ये इसलिए लैंडमार्क जजमेंट है कि एक ऐसा केस है जिसमें आपको दो टॉपिक को कनेक्ट कर दिया गया है। एक में आपको डैंग डिक्लेरेशन के बारे में बात करता है ये, और दूसरा जो टॉपिक जिसको डिस्कस ये करता है वो करता है कन्फेशन को। तो दोनों ही टॉपिक इसके साथ अटैच हो जाते हैं। कन्फेशन और डैंग डिक्लेरेशन दोनों ही टॉपिक इसमें अटैच हो जाते हैं पाकला नारायण स्वामी के केस में, जिसका नाम मैंने आपको बता दिया। क्लियर। अब देखिए, मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्पायर इस केस का नाम है। और ये जो केस है पाकला नारायण स्वामी, मैं उसको शॉर्ट में पीएन स्वामी कहता हूँ, काफी लंबा नाम है। सो पीएन स्वामी का केस है। और ये जो है, ये रिपोर्टेड है AIR 1939 में। 1939 प्रीवी काउंसिल का पेज नंबर 4747 पे है। यानी 39 के आसपास के थे, 39 का ये रिपोर्टेड केस है। चलिए, अब इस केस के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, ये है आपके सामने पाकला नारायण स्वामी का केस। और ये पाकला नारायण स्वामी के केस में या किसी भी केस में हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो चार चीजों को फोकस करते हैं। कैसे कनेक्ट करना है, उसी पर सीधे मुद्दे पे आ रहा हूँ। सबसे पहले आपको फैक्ट्स पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए उस केस में क्या इश्यूज थे, उसमें किस लॉ को डिस्कस किया गया, कौन सा लॉ कनेक्टेड था, और कोर्ट ने उसमें क्या जजमेंट दिया था। ये चार बातें आपको याद रखनी है। सो व्हाट इज दैट? FILJ। ठीक है। फैक्ट्स, इश्यूज, लॉ एंड प्रोसीजर एंड जजमेंट। These are the four factors we have to consider before attaching or before linking the sections with the case. देखिए, अब कैसे है क्या है वो मैं पूरी कहानी बताता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। केस इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि इसमें एक जो है दामाद जी, आप लोगों ने गाना सुना ना दामाद जी, तो वो दामाद जी ने सन इन लॉ एक हैं। और वो सन इन लॉ का नाम है पाकला नारायण स्वामी, ये दामाद जी हैं। अब कितने लोगों को पता है मुझे नहीं पता, बट ये पाकला नारायण जो स्वामी है ये दामाद जी हैं। और ये दामाद जी जो हैं, इन्होंने अपने फादर इन लॉ ससुर साहब को मार दिया। ठीक है। इन्होंने अपने ससुर का ही खून कर दिया, अपने ससुर को ही मार दिया, उनका मर्डर कर दिया। कहानी ऐसे है कि मैं आपको थोड़ा शेयर कर देता हूँ डिटेल में, जरा समझना कहानी को, और कहानी समझ करके फिर सेक्शन को लगाते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं वो पकड़ना, सीधे टू द पॉइंट। देखिए, जो घटना घट रही है वो आ रही है 23 मार्च 1937, 23 मार्च 1937। यहाँ पर कहते हैं लगभग दोपहर के 1-2 बजे के बाद था, 1-2 बजे का दोपहर का समय था। वहाँ पर जो है पुरी के आसपास, पूरी जगह जो आज के डेट में है पूरी, उड़ीसा वाला पूरी, उसी के ट्रेन में, जो वहाँ पर से कोई ट्रेन गुजर रही है, उसी ट्रेन में एक ट्रंक मिलता है। और एक ट्रंक जो है, जो आप समझते हैं ना, स्टील ट्रंक, जो संदूक होता है उसको हम लोग ट्रंक बोल रहे हैं। सो एक ट्रंक मिलता है, और वो ट्रंक जो अनक्लेम्ड होता है, उस पर किसी की कोई दावेदारी नहीं होती है। जब उस ट्रंक को खोला जाता है तो उसमें से एक डेड बॉडी मिलती है। और वो डेड बॉडी जो होती है वो 7 टुकड़ों में बटी होती है, 1-2 टुकड़ों में नहीं, 7 पीसेस में, 7 पीसेस के अंदर वो बटी होती है। जब प्राइमा फेसाई देखा गया तो अंदाज ये लगाया गया कि जो डेड बॉडी है करीब करीब एक 40 साल के आदमी की है, मेल पर्सन की है। और ये जब उसका फिर से आइडेंटिफिकेशन के पीछे जब पुलिस भाग दौड़ करी, तो पता चला कि ये जो आदमी, 40 साल के आदमी जिसकी हत्या हो चुकी है, वो एक किसी दीवान में, दीवान ऑफ पीठापुर, जगह का नाम है पीतापुर बोलते हैं, पीठापुर जो बोलना बोलिए, दीवान ऑफ पीठापुर के यहाँ वो चपरासी का काम करता था। ठीक है। दीवान और पीठापुर के यहाँ वो यूं उनका काम करता था। और उसी आदमी की डेड बॉडी। क्लियर।
तो घटना किस दिन की हुई, मोटे तौर पे आपको पता चल गया, 23 मार्च 1937 को डेड बॉडी बरामद हुई। अब इसके पीछे की कहानी में चलते हैं। जब हम पीछे की कहानी में इसमें चलते हैं, तो जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया, छानबीन करना शुरू किया, तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये पता चला, एज पर द प्रोसिक्यूशन स्टोरी ऑफ दिस केस, कि भैया इसमें जो अक्यूज्ड पर्सन की हम जो बात करते हैं। अच्छा, अक्यूज से पहले मैं जरा इसके क्या बोलता हूँ मैं, सो कॉल्ड डिसीज्ड की पहले बात कर लेते हैं। डिसीज्ड की बात करें तो डिसीज्ड की लगभग जो शादी हो गई है, वो करीब करीब 22 साल से शादीशुदा है लगभग। और उसकी एक बेटी है, और उस बेटी की शादी जो है पाखला नारायण स्वामी से हो चुकी है। ठीक है, दिस इज द सिचुएशन, इतना जान लीजिए। नाउ, ये डिसीज्ड की बॉडी वहां क्यों मिल रही, क्योंकि जो डिसीज्ड साहब हैं, जो डिसीज्ड है, ये गया था अपना पैसा लेने के लिए। डिसीज्ड को क्या होता है यहाँ पर, और मैं एक चीज बता दूं कि 20 मार्च 1937 को डिसीज्ड को एक चिट्ठी मिलती है, एक लेटर मिलता है। और ये मिलता है सो कॉल्ड अपनी बेटी की तरफ से ही मिलता है। इस पर साइन किया हुआ लेटर नहीं होता, लेकिन उसको एक चिट्ठी मिलती है जिसमें बुलाया होता है इसको कि आ जाइए और आप अपना पैसा आकर के ले जाइए। भाई पैसा कितना बाकी होता है, उन दोनों के बीच में बाप बेटी वाला मामला है, तो उन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन जो बता रहे हैं वो है 3,000 रुपये का। तो हमें लगेगा 3,000 रुपये बहुत छोटी रकम है, लेकिन आप सोच लिए 1937, आज मैं अगर आपसे 100 रुपये एक्स्ट्रा मांग लूंगा, तो 100 रुपये किस बात के लिए, है ना। आप सोचिए उस जमाने का 3,000 तो कितनी बड़ी बात है, 3,000 बहुत बड़ी रकम थी, बहुत बड़ी रकम। सो 3,000 रुपया, और वो भी 18% इंटरेस्ट पर इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन की बात हुई थी। यहाँ तक तो ठीक है। और वो पैसा लाने के लिए भाई साहब आते हैं, और वो जाने के पहले एक चिट्ठी जो होती है 20 तारीख को, यानी 20 मार्च को एक चिट्ठी दिखाते हैं अपनी वाइफ को, और कहते हैं कि भाई देखो यहाँ से चिट्ठी आई है बेटी के यहाँ से, और मैं जा रहा हूँ। ठीक है, 20 मार्च 1937 को उन्होंने चिट्ठी दिखाई, और वो चिट्ठी जो है अपनी वाइफ को दिखाते हैं और कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, बहरामपुर जगह का नाम होता है, वहां जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ भाई, तो पैसा लेने के लिए जा रहा हूँ, उन्होंने पैसा लेने के लिए बुलाया। ठीक है, हालांकि उस चिट्ठी पर किसी का साइन वाइन नहीं किया हुआ था, बट सब कुछ क्लियर था कि हाँ वहीं से चिट्ठी आई। नाउ, डिसीज जो है पैसा लाने के लिए 21 मार्च को 1937 को अपना घर छोड़ देता है। 20 मार्च को चिट्ठी मिली, उछलते कूदते भाई साहब जाते होंगे, 21 मार्च को निकल लिए। जब 21 मार्च को निकल जाते हैं, तो उसके बाद इनका डेड बॉडी मिलता है 23 मार्च को, सीधा क्लियर। 23 मार्च को इनकी डेड बॉडी निकलती है। नाउ, अब कहानी में क्या है ट्विस्ट, वो जरा समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है इसमें। 20 को चिट्ठी मिली, 21 को घर से निकल लिए जाने के लिए, और 23 तारीख को डेड बॉडी बरामद हुई। अब कहानी ये आती है कि अकॉर्डिंग टू द प्रोसिक्यूशन स्टोरी, जो डिसीज्ड पर्सन थे, वो जाते कहाँ हैं, सो कॉल्ड पाकला नारायण स्वामी के घर पर। और ये पाकला नारायण स्वामी के घर पर जब जाते हैं, तो वहां पर पाकला नारायण स्वामी ने अपना एक स्टेटमेंट दिया पुलिस के सामने, कोर्ट के सामने। उसमें ये कहा कि भाई पाकला नारायण स्वामी ने ये कहा कि जो डिसीज्ड पर्सन है, वो 21 तारीख को मेरे पास शाम को आए। 21 तारीख को पूरी रात, 21 तारीख को पूरी रात वो करीब करीब उनके पास रहे। 22 तारीख को फिर शाम को वो लौट गए। इतना उसने स्टेटमेंट दिया। मतलब उसने एक बात कही, एडमिशन किया, एक बात क्लियर कही कि वो 21 को आदमी मेरे पास आए, 22 को मेरे पास से चले गए, सीधा सा स्टेटमेंट। ओके। नाउ, अब यहां तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही लग रहा है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब होता क्या है, क्योंकि उसकी डेड बॉडी बरामद होती है, तो डेड बॉडी बरामद होती तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चलता है। इन्वेस्टिगेशन चलते 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 अप्रैल के महीने में पहुंच जाता है, और 4 अप्रैल 4 अप्रैल 1937 को, ठीक है, 4 अप्रैल 1947 को पुलिस जो है पाकला नारायण स्वामी के घर पर पहुंचती है। ठीक, जब पागला नारायण स्वामी के घर पर पहुंचती है, तो पागला नारायण स्वामी के घर की तलाशी लेती है, और तलाशी लेने के बाद इनके घर में 4 लोगों को अरेस्ट कर लेती है। पागला नारायण स्वामी, उसकी वाइफ, उसका क्लर्क, उसका भाई। कितने लोग, 4 लोग। पागला नारायण स्वामी, उसकी पत्नी, उसकी वाइफ, पत्नी का भाई यानी सो कॉल्ड उसका साला, और उसका क्लर्क, इन 4 लोगों को अरेस्ट करके लेके जाती है। ओके, यहाँ तक भी कहानी ठीक है। जब पूरा उन्होंने पूरा अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बताती है पुलिस के हाँ उनके पास कुछ मिलता है। अब आगे की कहानी और मजेदार। मजेदार पार्ट ये होता है कि भाई साहब जो हमारा अक्यूज्ड है पाकला नारायण स्वामी,
उसने अपने स्टेटमेंट में एक बात तो कह दी कि 21-22 जो कहानी थी वो। अब जब आप बात करते हैं अक्यूज का कंप्लीट स्टेटमेंट लेते हैं, अक्यूज से ये पूछा गया कि भाई तुम कहाँ थे जिस दिन डेड बॉडी बरामद हुई, उस तारीख को तुम कहाँ थे, 23 तारीख को तुम कहाँ थे। तो 23 तारीख को अक्यूज की जब बात होती है तो उसने कहा कि मैं, मेरे जो एक गाड़ी होती है जिसको जेटका बोलते हैं, गाड़ी होती है एक तरीके की, उस पे उसके साथ जो उसका ड्राइवर था उसके साथ मैं गया था रेलवे स्टेशन। ठीक है। और मुझे मिलना था किसी दिल्ली के एक नाम पर्सन बताता है चिरंजीव। ठीक है। चिरंजीव राव। चिरंजीव राव नाम का एक पर्सन है, उससे मेरे को मिलना था। लेकिन अब चिरंजीव राव जो पर्सन है उसको मुझे मिलना था, लेकिन वो चिरंजीव राव का पर्सन मुझे मिला नहीं, वो, उससे मेरी मुलाकात नहीं हुई। जब उससे मेरी मुलाकात नहीं हुई, सब 23 तारीख की कहानी है। जब उससे मेरी मुलाकात नहीं हुई तो उसी से मैं दूसरी गाड़ी से मैं लौट जाता हूँ विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, सॉरी, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जब लौटते हैं तो वहां पर जगन्नाथपुरी है, वहां पर बीच में उनको जगन्नाथपुरी यानी पुरी वाला जो रास्ता है वहां पर एक पर्सन से मिलना होता है जिसका नाम होता है जूरियो नाइको। नाम क्या होता है? जूरियो नाइको। ये सब नाम काम के नहीं है, फिर भी नाम बता दे रहा हूँ। जूरियो नाइको। जब जूरियो नाइको भी नहीं मिला तब मैं क्या करता हूँ, मैं लौट जाता हूँ बहरामपुर, BERHAMPUR, बहरामपुर। ठीक है। ये स्टेटमेंट है। यानी चार मोटी मोटी बातें बताई किसने? अक्यूज ने। पहली बात कि हाँ डिसीज्ड पर्सन मेरे घर पर आए थे, डेट टाइम सब बता दिया उसने मोटे मोटे तौर पे। दूसरी बात कि मैं घटना जिस दिन डेड बॉडी बरामद हुई उस दिन वो कहाँ था, वो सारी कहानी उसने बता दी। यहाँ तक भी ठीक है। अब मुद्दा ये आ गया कोर्ट के सामने, इश्यूज क्या है? इश्यूज में दो तरह के इश्यूज आए, दो इश्यूज आते हैं। पहला इश्यूज ये आता है कि भाई क्या जो पुलिस के सामने या कोर्ट के सामने सो कॉल्ड जो इसने बेसिकली पुलिस के सामने जो इसने कहा, अपना बयान दिया, किसने? पाकला नारायण स्वामी ने। पाकला नारायण स्वामी ने जो बयान दिया, क्या वो बयान कन्फेशन की कैटेगरी में फॉल करता है? वेदर दिस स्टेटमेंट इज ए कन्फेशन और नॉट। पहली बात। दूसरी बात ये कि जो पर्सन मर गया, सो कॉल्ड उसके फादर इन लॉ, उसने जो अपनी वाइफ को मरने के पहले कहा था कि मैं चिट्ठी दिखा करके कि मैं सो एंड सो तारीख को मैं, मुझे बुलाया गया है, मैं पैसे लेने के लिए जा रहा हूं, वेदर दैट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बाय डिसीज्ड, सो जो डिसीज्ड का जो स्टेटमेंट था, क्या वो स्टेटमेंट हम इसको मान लें कि ये डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है? दिस इज द टू, दीज आर द टू क्वेश्चंस। मेन मुद्दा ये था। क्यों ये दे मेन मुद्दा था वो बता रहा हूं। यही दो मेन मुद्दा निकल रहा है, क्योंकि अगर कन्फेशन था तो भाई सजा हो जाएगी, डाइंग डिक्लेरेशन था तो भी सजा हो जाएगी। अब यहाँ पर इन दो क्वेश्चंस को समझने के लिए, इन दो क्वेश्चंस की डिस्कस करने के लिए कोर्ट ने बड़े डिटेल तरीके से एनालिसिस किया। इसमें फैक्ट ये आता है कि जो सबसे नीचे की कोर्ट है मजिस्ट्रेट को, उसने इसको बरी कर दिया, चारों परिवारों को, चारों लोगों को बरी कर दिया, बाइज्जत छोड़ दिया, बोले एविडेंस नहीं है। लेकिन सेशन कोर्ट में गए, वहां पर भी चले गए, फ्री हो गए। वहां पर इनको नोटिस हुआ, उनको कहा गया कि क्यों ना आपके खिलाफ ट्रायल चलाया जाए। और वहां पर क्या किया, उसकी वाइफ को छोड़ दिया, बाकी लोगों को छोड़ दिया, सिर्फ किसको पकड़ लिया? पाक नारायण स्वामी को पकड़ लिया। मतलब उसको कन्विक्ट कर दिया, उसको सजा हो गई मर्डर के लिए। मामला कहाँ गया? पटना हाई कोर्ट गया, उस समय का 10 दिन पटना हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट ने कहा कि भाई हम सेशन जज के फैसले को हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, एज इट इज हम उसको ओके करते हैं। अब ये मामला कहाँ चला गया? प्रिवी काउंसिल। अब ये जब प्रिवी काउंसिल पहुंच गया मामला, ध्यान से सुनिएगा, जब ये मामला प्रिवी काउंसिल पहुंच गया, तब वहां पर ये इसको डिसाइड करने के लिए क्या क्या किया गया और किस तरीके से इसको फाइनलाइज किया गया, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा हूँ। और कैसे सेक्शंस इसमें अटैच होंगे वो। सबसे पहली बात समझिए, इसने एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरे घर पर डिसीज्ड पर्सन, एक पर्टिकुलर डेट बताता है कि भाई डिसीज्ड मेरे घर पर 21 मार्च 1937 को शाम में आए, 21 की रात को मेरे पास मेरे घर के आउट हाउस में रुके, और 22 तारीख को किसी पैसेंजर ट्रेन से वो चले गए। ये एक स्टेटमेंट है।
ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट पर नीचे की कोर्ट ने, यानी सेशन जज और हाई कोर्ट ने, पटना हाई कोर्ट ने पकड़ लिया। बोले ना, ये तो कन्फेशन है, ये तो कन्फेशन है। अब इस पर सो कॉल्ड प्रिवी काउंसिल का क्या कहना था, वो मैं आपको शेयर करता हूं पहले। सबसे पहली बात तो यहां पर प्रिवी काउंसिल ने एक बात कही कि जो ये स्टेटमेंट उसने दिया कि सो एंड सो तारीख को मेरे यहाँ 21 मार्च 2019 को मेरे यहाँ डिसीज आए, 21 तारीख को रुके और 22 तारीख को वो चले गए शाम में, इसमें कहीं भी ये कोई भी जो लाइन कहा है उसमें कहीं भी कोई लाइन कन्फेशन की तरफ इशारा नहीं करता, कन्फेशनल बयान तो है ही नहीं। कहाँ उसने कबूल किया कि हाँ मैंने उस आदमी को मारा, ऐसा कुछ तो है ही नहीं। देर इज नो कन्फेशन एट ऑल। तो ये जो लाइन है ये अपने आप को निर्दोष दिखाने वाला है। तो जब कोई आदमी, जब कोई अभियुक्त पर्सन, जब कोई अक्यूज्ड पर्सन अपने आप को निर्दोष बताने वाला अगर कोई लाइन बोलता है, स्टेटमेंट देता है, बयान करता है, तो वैसे लाइन को हम बोलते हैं सेल्फ एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट। सेल्फ एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट वैसे स्टेटमेंट को कहा जाता है। तो कोर्ट ने कहा, सो कॉल्ड प्रिवी काउंसिल ने कहा कि ये जो स्टेटमेंट है दिस इज सेल्फ एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट, और जो कोई स्टेटमेंट सेल्फ एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट होगा वो कभी कन्फेशन होगा ही नहीं। सो दिस इज नॉट ए कन्फेशन एट ऑल। मोर ओवर, एक और बात बताई, मोर ओवर, अगर 10 सेकंड के लिए आप मान भी लो कि कन्फेशन कन्फेशन रहा होगा, जस्ट 10 सेकंड के लिए, तो हम बात करते हैं टेक्निकली लॉ एंड प्रोसीजर के पॉइंट पर। तो सेक्शन हमारे पास है 162 सीआरपीसी उस जमाने का, मैं पहले बता रहा हूँ उस जमाने का, और सेक्शन 25 1872 का एविडेंस एक्ट। ठीक है, 1872 वाला एविडेंस एक्ट, ये दो सेक्शंस मौजूद थे। तो कोर्ट ने कहा, प्रिवी काउंसिल ने कहा कि सेक्शन 162 में जो पुलिस है, पुलिस के सामने उसने कहा, तो पुलिस के सामने दिया हुआ एविडेंस जब हम यहाँ सेक्शन 25 के साथ मिला के पढ़ेंगे तो वो तो जीरो हो जाएगा, वो तो कहीं है ही नहीं कन्फेशन। सेक्शन 25 के सिर्फ कॉन्टेक्स्ट से बात करो, सिर्फ सेक्शन 25 के पॉइंट से बात करो, तो यहां पर भी वो क्या है, वो है ही नहीं कन्फेशन। सो दिस इज नॉट ए कन्फेशन एट ऑल। सो फाइनली कोर्ट ने ये कंक्लूड करके कह दिया, प्रिवी काउंसिल ने कंक्लूड करके कह दिया कि हाँ ये कन्फेशनल बयान नहीं है, कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं है। क्लियर, यहां तक तो सब कुछ ओके ओके। अब आइए इसके दूसरे पहलू पर, इसके दूसरे पार्ट पर आइए। दूसरा पार्ट क्या कहता है वो जरा समझिए। दूसरा पार्ट आता है कन्फेशन के बाद डाइंग डिक्लेरेशन वाला। अब डाइंग डिक्लेरेशन में कहानी ये हो गई कि जो पर्सन मर गया, विक्टिम पर्सन, विक्टिम प्रोसिक्यूशन, तो क्या कोई व्यक्ति अपने मृत्यु के पहले, उसको कोई चोट नहीं है, कोई इंजरी नहीं है, किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं है, अपने पहले, अपने मृत्यु के पहले कोई बयान किसी को दिया, उसने अपनी वाइफ को अपना बयान दिया, तो चूंकि वो मरने के पहले अपनी वाइफ को बयान देता है और कहता है कि भाई मैं चिट्ठी दिखाता है, लेटर दिखाता है, और कहता है कि मैं जा रहा हूं अपनी बेटी के पास, वहां से मुझे पैसे लाने, मुझे पैसे देने के लिए बुलाया है। अब बताइए इसमें कहाँ उसके मृत्यु का कारण छिपा हुआ है? उसके मरने का तो कोई कारण नहीं है। अब मजेदार पार्ट यही है, इसी में ट्विस्ट होती है कहानी में। कोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति मर गया उसने मरने के पहले एक ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजेक्शन इन क्रिमिनल लॉ? ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है क्रिमिनल लॉ में, इन क्रिमिनल लॉ? ट्रांजेक्शन का मतलब क्रिमिनल लॉ में होता है, सीधे सीधे शब्दों में अगर कहें तो कंडक्ट होता है। ठीक है, तो यहां पर जो अक्यूज्ड का कंडक्ट था एक, दूसरा जो हम इसकी बात करें किसकी, सो कॉल्ड हमारे डिसीज्ड का, तो जो डिसीज्ड का कंडक्ट था वो सीधे सीधे तौर पर एक परिस्थिति को बता रहा था, सरकमस्टांसेस की तरफ इशारा कर रहा था। तो जब कोई ऐसी परिस्थिति जिसमें ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाए और वो ट्रांजेक्शन बहुत क्लियरली एज पर दी सर्कमस्टांसेस किसी के मृत्यु के कारणों के बारे में बात करे, हालांकि मृत्यु उसकी बाद हुई है और डाइंग डिक्लेरेशन में मृत्यु बाद में होती है, लेकिन उसके पहले उसने अगर बता दिया कि भाई मैं सो एंड सो जगह जा रहा हूं, मुझे उसने बुलाया है, तो भैया गया तो था वो पैसा ही लेने, तो गया पैसा ही लेने के लिए, मांगने के लिए गया था, लेकिन उसको मार दिया गया।
तो अब यहाँ इस जो स्टेटमेंट उसने वाइफ को दिया, इसी स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन मान लिया, एज पर दी ट्रांजेक्शन, एज पर दी एज पर दी सरकमस्टांसेस। तो सरकमस्टांसेज और जो हमारे ट्रांजेक्शन्स हैं उसको अगर दोनों को मिला करके देखा जाए, तो लॉर्ड एटकिन ने कहा था अपने केस में, प्रिवी काउंसिल ने कहा था कि हाँ भाई ये जो है सीधे सीधे तौर पर डाइंग डिक्लेरेशन में आता है। अब ये तो मैंने आपको एक नॉर्मल सिनारियो सब बता दिया। तो अब यहां पर चूंकि डाइंग डिक्लेरेशन प्रूव हो गया, कन्फेशन प्रूव नहीं हुआ, अब बंदे को क्या किया गया होगा, पाकला नारायण स्वामी को कन्विक्ट कर दिया गया, गिल्टी माना गया, गिल्टी माना गया, सजा हो गई। अब देखिए, जो मुझे बताना है अब उसको मैं जरा आप समझिए, ये तो मैंने एक फैक्ट पूरा बता दिया आपको, सब कुछ बता दिया। अब जो मेन कंसर्न है, जो मेन टॉपिक है उस पे आते हैं। ठीक है, इसको मैं सेपरेट कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए।